नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर अकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास उन सभी के लिए बेहतरीन होने वाली है जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी AGTA, केन सुपरवाइज़र और यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे सोयाबीन की खेती के बारे में, जिसमें हम संपूर्ण जानकारी सिर्फ एक वीडियो में देंगे। जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। तो ज़्यादा समय को नष्ट ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि क्लास के लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, इसका बॉटनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स तथा यह फेबेसी कुल से संबंधित है। अब इसके हम महत्व एवं उपयोग के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इम्पोर्टेंट एंड यूज। सोयाबीन एक खाद्य फसल है तथा यह दलहन वर्ग से संबंधित है, किंतु अब यह मुख्य रूप से तेल या वनस्पति घी बनाने के उद्देश्य से उगाया जाता है। सोयाबीन से दाल बनाई जाती है तथा इससे वनस्पति घी, जो वनस्पति तरीके से तैयार किया जाता है, उसमें यह काम आता है। सोयाबीन में मुख्य रूप से 40 से 42% प्रोटीन तथा 20 से 22% तेल और 30% लगभग कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और हमारे शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल, कैल्शियम, प्रोटीन तथा विटामिन ABC पर्याप्त मात्रा में सोयाबीन से पाया जाता है। और एग्जाम से पूछा जाता है कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 40 से 42%। अगर ऑप्शन में मिल रहा है 40 या 42 तो आप टिक कर सकते हैं, वो आपका सही होगा। इसके साथ साथ सोयाबीन से सोया दूध, दही, पनीर, नमकीन, दाल आदि बनाए जाते हैं तथा सोयाबीन को मिरेकल क्रॉप भी कहा जाता है, और शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, विटामिन और इससे बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत चीज़ें तैयार की जाती हैं तथा इसमें फास्फोरस व लोहा भी पाया जाता है, शायद इसीलिए इसको मिरेकल क्रॉप भी कहा जाता है। सोयाबीन तथा गेहूं के आटे को मिलाकर बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक रोटी बनाई जाती है, और इसके साथ ही सोयाबीन एक ऐसा पदार्थ है जो गाय के दूध के समान पूर्ण आहार देता है। अब हम इसके क्षेत्रफल एवं वितरण के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर सोयाबीन की खेती के बारे में कहा जाए तो विश्व में इसकी खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया, ब्राज़ील, कनाडा तथा भारत में भी की जाती है। उत्पादन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रथम स्थान पे है, तथा चीन कंट्री एक ऐसी है जो सोयाबीन उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, तो आप अमेरिका टिक कर सकते हैं, तथा अगर दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर चीन है। अगर भारत में सोयाबीन की खेती की बात की जाए तो लगभग 8.82 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती की जाती है, और भारत में सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जो भारत में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, इसीलिए इसे सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी खेती बुंदेलखंड, बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली तथा मेरठ आदि जिलों में की जाती है। उत्तर प्रदेश में अगर इसकी खेती की बात की जाए तो बुंदेलखंड मंडल में इसकी खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। सोयाबीन के उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें तो अधिकांश विद्वान जो हैं उन्होंने सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चीन माना है। सोयाबीन के लिए जलवायु, सोयाबीन की खेती गर्म तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है तथा इसके बीज के अंकुरण के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही अच्छा तापमान होता है, तथा इसके पौधे की वृद्धि के लिए 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। सोयाबीन एक अल्प प्रकाशपेक्षी पौधा है, मतलब इसकी
खेती के लिए अल्प प्रकाश यानी थोड़े प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें फूल तभी आता है जब दिन की लंबाई अर्थात प्रकाश काल एक क्रांतिक अवधि से कम हो। अधिकांश किस्मों में दिन छोटा तथा रातें लंबी होने पर फूल आता है। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सोइल, सोयाबीन की खेती के लिए अच्छे पीएच मान वाली दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो, वो भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है तथा सोयाबीन की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर उन्नतशील प्रजातियां। किसी भी फसल की बुआई के लिए उसकी किस्म यानी प्रजातियां उसकी उपज बढ़ाती हैं तथा अच्छी प्रजातियां जो अच्छी किस्में होती हैं उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। सोयाबीन की कुछ उन्नत प्रजातियां JS90, JS41, MACS 450, ये इसकी ऐसी किस्में हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जो सन 1999 में विकसित की गई थी तथा अहिल्या 4 हरा सोया, पंत सोया 1092 प्रसाद, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो 2000 में तैयार की गई थी तथा प्रतिष्ठा, प्रतिकार, समृद्धि, ये 3 ऐसी प्रजातियां हैं जो 2002 में विकसित की गई थी तथा इसके साथ ही ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो 2008 में विकसित की गई थी, जैसे SL 688, VL सोया 87, VL सोया 59, VL सोया 63 तथा इसके साथ ही ये अन्य कुछ प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। NRC 30, यह एक झुलसा अवरोधी किस्म है तथा इसकी उपज 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है तथा यह 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। MAUS 47, यह भी एक झुलसा अवरोधी किस्म है तथा यह 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है और यह जल्दी तैयार हो जाती है पककर 85 से 90 दिन में। यह सबसे महत्वपूर्ण S47, पूसा 20, यह एक ऐसी प्रजाति है जिसमें अच्छा अंकुरण क्षमता होती है जिसके बीज में तथा यह 110 से 115 दिन में पककर तैयार भी हो जाती है और इससे 30 से 32 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज भी प्राप्त होती है। तथा अब बात करेंगे हम JS2 प्रजाति के बारे में। JS2 प्रजाति ऐसी है, इसके दाने का आकार पीला होता है तथा ये अंडे के आकार का इसका दाना होता है तथा यह 98 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 25 से 30 कुंटल उपज भी प्रति हेक्टेयर देती है तथा यह प्रजाति भी झुलसा अवरोधी है। JS 335, यह एक ऐसी किस्म है जिसके दाने का रंग पीला तथा इसका आकार मध्यम होता है तथा यह 100 से 110 दिन में पककर तैयार भी हो जाती है और इससे अगर उपज की बात की जाए तो 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है और यह भी एक झुलसा अवरोधी किस्म है। इसमें जितनी भी हमने प्रजातियां बताई हैं ये लगभग सभी झुलसा अवरोधी प्रजातियां हैं और इनका प्रयोग अधिकतर मात्रा में किया जाता है। खेत की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन, किसी भी फसल की बुआई के लिए खेत की तैयारी भी महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि खेत की तैयारी जब अच्छी होगी तो बीज का अंकुरण भी बहुत सही होगा तथा सोयाबीन के बीज अंकुरण के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जब मिट्टी भुरभुरी होगी तो बीज का अंकुरण बहुत ही अच्छा होगा तथा इसके लिए पिछली फसल जो बोई गई है उसके कटने के पश्चात 1 जुताई मिट्टी पलट हल से कर देनी चाहिए तथा 2 से 3 जुताइयाँ हैरों से करके पाटा लगा देना चाहिए, तब यह भूमि बुआई हेतु योग्य होती है तथा अगर भूमि में नमी की कमी है तो पलेवा कर देना चाहिए, उसके बाद में जुताई करनी चाहिए जिससे नमी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। बुआई का समय यानी टाइम ऑफ सोइंग, सोयाबीन की खेती के लिए इसके बीज की बुआई का समय जून के अंत से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें बीज का अंकुरण बहुत अच्छा होता है। सीड रेट, बीज की मात्रा, अगर बीज मात्रा की बात करें तो बीज की मात्रा बीज के आकार, अंकुरण क्षमता तथा बोने की विधि आदि पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी
80% अंकुरण क्षमता वाले 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार, किसी भी बीज को बोने से पहले उसको उपचारित कर लेना चाहिए तथा सोयाबीन के बीज को बोने से पहले 2 ग्राम थायराम या फिर 1 ग्राम कार्बेंडाजिम की 50% नामक फफूंदनाशी से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। इससे जो फफूंदी नाशक रोग होते हैं या फिर बैक्टीरिया जो फफूंदी से या फिर बैक्टीरिया से रोग लगते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है अगर आप बीज को उपचारित करके बोते हैं। बीज अंतरण स्पेसिंग, यानी सोयाबीन में पंक्ति से पंक्ति की दूरी की अगर बात की जाए तो 40 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी की बात की जाए तो 3 से 4 सेंटीमीटर रखी जाती है। एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि सोयाबीन में पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होती है, तो आप 40 से 45 सेंटीमीटर बता सकते हैं और अगर पौधे से पौधे की दूरी की बात की जाए तो 3 से 4 सेंटीमीटर बता सकते हैं। बोने की विधि, सोइंग मेथड, सोयाबीन की बुआई सीड ड्रिल से या फिर देसी हल के पीछे कूड़ों में की जाती है तथा खरीफ में 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियां बना ली जाती हैं और इसमें बीज 2 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बो दिया जाता है। हल द्वारा बुआई करने पर 10 से 15 दिन बाद में पंक्तियों में विरलन करके पौधों के बीच का फासला 2 से 3 सेंटीमीटर रख दिया जाता है। फसल बोने के 1 सप्ताह बाद यदि कोणों में किसी स्थान पर अंकुरण ना हो व मृदा में नमी हो तो खुरपी की सहायता से रिक्त स्थानों में बीज की बुआई कर देना चाहिए। खाद एवं उर्वरक, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, सोयाबीन एक दलहनी फसल है और इसीलिए सोयाबीन में नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यह तभी संभव है जब बीज सोयाबीन का जीवाणु कल्चर मिलाकर बोया गया हो। कल्चर मिलाने के साथ ही कम उपजाऊ भूमि में पौधे की प्रारंभिक बढ़वार के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उपज अच्छी होती है। सिंचाई एवं जल निकास का पॉइंट छूट गया है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि सोयाबीन की फसल में सोयाबीन एक वर्षा आधारित फसल है, लेकिन फिर भी अगर लंबे समय तक वर्षा ना हो तो फूल एवं फली बनने के समय खेत में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए तथा जो वर्षा का पानी होता है अगर बारिश हो जाती है तो उसे निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तथा अब हम बात करते हैं निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण की। सोयाबीन की फसल में निराई गुड़ाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है तथा इसमें जो खरपतवार होते हैं इनका नियंत्रण कैसे करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सोयाबीन की फसल 1 माह तक खरपतवार रहित होनी चाहिए, मतलब खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए सोयाबीन की फसल में, और इसीलिए इस समय खरपतवारों का निराई गुड़ाई या रासायनिक विधि से नियंत्रण करना आवश्यक है। सोयाबीन की फसल में बोने के 15 दिन पर पहली तथा 30 दिन पर दूसरी निराई अवश्य कर देनी चाहिए तथा बीज बोने के 48 घंटे पूर्व खेत में बेसालिन या फिर फ्ल्यूक्लोरीन की 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए तथा कल्टीवेटर की सहायता से भूमि में अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए। सोयाबीन के प्रमुख कीट, रोग एवं उनका नियंत्रण, क्योंकि अगर फसल में उनके कीट एवं रोग का नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी और इसका परिणाम उल्टा पड़ेगा और उपज अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं तथा उनका निवारण क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके प्रमुख कीटों के बारे में। पहला है पर्ण सुरंगक यानी लीफ माइनर। अब इसकी पहचान या लक्षण के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वृद्धि की अवस्था में पत्तियों पर पर्ण हरिम खा जाता है। पौधे का जो भाग पौधे के लिए भोजन बनाता है यह कीट उस हिस्से को खा जाता है तथा पत्तियों पर सुरंगनुमा संरचना बन जाती है। तथा इसके उपचार की अगर बात करें तो थीमेट 10% का दानेदार चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बुरकाव कर देना चाहिए।
तथा गर्डल वीटल। इसके अगर हम लक्षण यानी पहचान की बात करें तो यह वृद्धि की अवस्था में पत्तियों के डंठल पर तथा तने पर छल्ले बनाकर उसमें अंडे देती है, जिससे अंडे सूड़ी में बदलकर तने में सुरंग बना लेते हैं और ऊपर का भाग सूख जाता है। तो इसके उपचार के लिए इंडोसल्फान 35 EC की 1.5 लीटर मात्रा का 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। तथा तना बेधक बीटल, यह तने में छेद कर देती है जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। इससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। तथा इसके उपचार के लिए बुआई के समय खेत में थीमेट की 10% तथा थीमेट की 10% चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाने से इसका प्रकोप नहीं होता है। तथा सफ़ेद मक्खी, यह भी एक बहुत ही हानिकारक कीट है। ये मक्खियाँ पत्तियों का रस चूसती हैं तथा पीला मोजेक रोग का वायरस फैलाती हैं, जिससे पौधे को हानि होती है। तथा 500 मिलीलीटर मेटासिस्टॉक्स की 25 EC को 5000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे इस रोग का नियंत्रण होता है। तथा अब इसके प्रमुख रोग जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये थे इसके प्रमुख कीट जिससे फसल को नुकसान होता है यानी इसकी उपज कम होती है। तो पीला मोजैक यानी येलो विन मोजैक, यह विषाणु जनित रोग है, किंतु ये विषाणु मक्खियों द्वारा फैलाए जाते हैं। पत्तियां तथा सिराएं पीली पड़ जाती हैं तथा इसके उपचार के लिए रोगरोधी किस्में उगानी चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए विषाणु फैलाने वाली मक्खियों की रोकथाम की जानी चाहिए। नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स 25 EC की 1 लीटर मात्रा लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार 20 दिन के अंतर पर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे इस रोग पर नियंत्रण हो जाता है। बीज एवं पौध आद्रगलन, इसके प्रमुख लक्षण यह हैं कि यह फफूंद से फैलने वाला एक रोग है तथा अंकुरण के पहले या फिर नई पौध गल जाती है। तथा इसके उपचार के लिए बोने से पूर्व बीज को थायराम या फिर कार्बेंडाजिम की 1:1 मात्रा में 3 से 4 ग्राम द्वारा प्रति हेक्टेयर की दर से उपचारित करना चाहिए। तथा इसका गिरुई या फिर रतुआ, इसकी पहचान के लक्षण ये हैं कि पत्तियों पर भूरे रंग के फफूंद के दिखाई देने वाले, जो बाद में पत्ती की निचली सतह पर लाल भूरे रंग में बदल जाते हैं और पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं। इस रोग का यह प्रमुख लक्षण है। तथा इसके उपचार के लिए रोगरोधी किस्में उगानी चाहिए। तथा फसल पर डाइथन M45 की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे इस रोग पर नियंत्रण हो जाता है। अब इसका एक और प्रमुख रोग है जड़ सड़न, रूट रोट। यह भी एक फफूंद जनित रोग है। इसमें जड़ें सड़ जाती हैं। यह उन खेतों में अधिक लगता है जहाँ पर निकासी जो वर्षा से या फिर सिंचाई अधिक मात्रा में कर देने पर जो जल निकास की व्यवस्था है वो ठीक नहीं होती है, जिससे खेत में नमी अधिक समय तक बनी रहती है, जिससे यह रोग अधिक फैलता है। तथा इसके उपचार के लिए रोगरोधी किस्में उगानी चाहिए। तथा फसल पर डाइथन M45 की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। तथा अब इसके हम इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है कटाई यानी हार्वेस्टिंग। सोयाबीन की विभिन्न जातियां, जो अधिकतर जातियां होती हैं, वह 90 से 110 दिन में लगभग पककर तैयार हो जाती हैं। तथा पकने पर पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं तथा फलियां सूख जाती हैं। जब फलियों में बीज के अंदर लगभग 15 से 18% नमी रह जाए तो हंसिए से या फिर कंबाइन या फिर हार्वेस्टर से फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। तथा अगर कंबाइन से कटाई कर रहे हैं तो दानों में 12 से 14% तक नमी होनी चाहिए। अब इस क्लास से रिलेटेड अंतिम यानी लास्ट फैक्टर की बात करते हैं, तो यह है यील्ड यानी उपज। अगर उन्नत किस्मों से और जो हमने उपरोक्त तरीके से बताई है, यानी अगर आप वैज्ञानिक खेती से इसकी सोयाबीन की बुआई करते हैं और वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती करते हैं तो लगभग 18 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। तथा अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वो हैं जैसे कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है,
तो वो है इंदौर मध्य प्रदेश में। तथा अगर सोयाबीन देश में अगर हम देखें तो देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, जहाँ पर पूरे देश का लगभग 50% यानी पूरे भारत में जितना सोयाबीन उगाया जाता है उसका लगभग 50% हिस्सा सिर्फ मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, और इसीलिए भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तो जो भी इस खेती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सारे डिस्कस किए हैं, चाहे वो रोग एवं कीट हों और खेत की तैयारी हो, चाहे खाद एवं उर्वरक हो, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और कमेंट करके बताएं अगर कोई कमी रह गई क्लास में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन सभी लोगों के पास शेयर करें जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेटेड क्विज़ जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस होते हैं वो हम टेलीग्राम पर अपडेट करते रहते हैं डेली के डेली। तो अगर आप चाहते हैं कि डेली क्विज़ एग्रीकल्चर के जो आपको चाहिए तो RD एग्रीकल्चर अकेडमी टेलीग्राम पर सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको एग्रीकल्चर के बेस्ट अपडेटेड जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मिल सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत में बस थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।